Hello friends, we are taking here some topics of the chapter number 40 natural resources, and the topic of the this video is here the greenhouse effect. So you know that what the greenhouse effect? Heat is trapped by the glass, and hence the temperature inside the glass enclosed will be much higher than the surrounding. This phenomenon was used to create an enclosure where tropical plant uh, could be warm during the winters in colder climates. अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस रियल में क्या है। पहले तो ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है मीन्स द रीजन ऑफ वेरी कोल्डर एरियाज, वैसे एरियाज में क्या होता है प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलती है कि जिसकी वजह से वो क्या करते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह क्या होता है पूरे ग्लास का कांच का पूरा घर बनाया जाता है, या कहा जाए कि आपका जो लैंड एरिया है जहाँ पे आप प्लांट उगा रहे हो उसको पूरा कांच के ग्लास से घर से क्या ढक दिया जाता है, बना दिया जाता है। सो एक टाइप का हाउस बन जाता है, ग्लास हाउस बन जाता है। उसमें जब सन की लाइट्स एंटर करती है तो सन की लाइट एंटर करने के बाद वापस से एस्केप नहीं कर सकती, नहीं बाहर नहीं जा सकती। मतलब कि सन की लाइट अंदर तो एंटर कर जाएगी पर बाहर नहीं जा पाएगी। जिससे जो वहाँ पे जो प्लांट उगते हैं, प्लांट जो उगाए गए हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या होती है सनलाइट मिल जाती है, और सनलाइट मिलने से क्या करते हैं ग्रो कर पाते हैं आराम से। सो दैट इज़ योर ग्रीन हाउस, वो आपका ग्रीन हाउस होता है। और उस ग्रीन हाउस की वजह से क्या होता है जो अंदर का हाउस जो ग्लास का जो हाउस है उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा हाई हो जाता है। मतलब कि अंदर जब सन की एनर्जी सनलाइट ट्रैप हो जाती है तो अंदर गर्मी की एनर्जी बढ़ जाती है। सो दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपका वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, सो सच एनक्लोजर आर कोल्ड द ग्रीन हाउसेस। जैसा मैंने कहा कि विंटर सीजन में खास करके या कोल्डर क्लाइमेट्स में यहाँ पे ग्रीन हाउस का यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स को उगाया जा सके। सो दैट काइंड ऑफ द हाउसेस आर कोल्ड देयर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउसेस हैव ऑल्सो लैंड दियर नेम टू एटमोस्फेरिक फेनोमेनन। अब ग्रीन हाउस वैसे ही आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। सम गैसेस प्रिवेंट टू स्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। कुछ गैसेस हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर में से हीट को वापस से एस्केप नहीं होने देती। मतलब कि सन की लाइट जो अर्थ पे पड़ रही है वापस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर वापस से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ द अर्थ चली जाती है। बट कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इस सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, यानी कि जकड़ लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको बाहर नहीं जाने देती हैं। ओके, और जैसे से ये गैसेस अर्थ के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, एज द इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन एटमोसफियर would cause the average temperature to increase worldwide, and this is called the greenhouse effect। और ये जो गैसेस हैं जो सन की लाइट को ट्रैप कर ले रही है, बाहर नहीं जाने दे रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बढ़ते जा रहा है। क्योंकि सन की लाइट अगर बाहर नहीं जा पाएगी अर्थ के पास, अर्थ में से तो यहाँ का जो एटमोसफेरिक जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जो एटमोसफेरिक टेम्परेचर के इंक्रीज होने की जो सिचुएशन है, इंसिडेंट है, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। उसमें से जो जो गैसेस हैं उसमें से आपकी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है सन की लाइट को ट्रैप कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बाहर जाने स्केप होने देती नहीं है। अब एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ कम्ब्यूशन, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में इंक्रीज होती जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी सनलाइट क्या होगी ट्रैप होगी, और उतनी ज़्यादा एटमोसफेयर का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ता जाएगा। ओके, सो एज द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमोसफेयर वुड cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to the global warming। जितना ज़्यादा एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे गर्मी क्या होगी बढ़ जाएगी, इसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। सो वी आर वेरी फेमिलियर विद द ऑक्सीजन and we all living things need oxygen, okay, to survive। and oxygen is very abundant element on our earth। और ऑक्सीजन भी क्या अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन एटमोसफेयर टू एक्सटेंट ऑफ 28%। कि जो अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन है लगभग
लगभग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास है, यूँ कहा जाए कि 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है. सो इट ऑल्सो अकोर एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ऑक्सीजन क्या है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 कहते हैं, तो वहाँ भी ऑक्सीजन अवेलेबल है. एटमॉस्फेयर में या सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन किसी किसी फॉर्म में अवेलेबल है, कंपाउंड के फॉर्म में. इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज अ ऑक्साइड ऑफ द मेटल. क्रस्ट के अंदर ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनके अंदर ये ऑक्सीजन मिक्स देखने को मिलती है. ऑल्सो फाइंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स और अदर मिनरल्स में भी ऑक्सीजन क्या अवेलेबल है. ओके. इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. जितने भी आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट है, लिपिड है, इन सभी के फॉर्मेशन में जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो क्या है, अवेलेबल है. मीन कि उनके फॉर्मेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी है. But when we talk of the oxygen cycle, we are mainly referring the cycle that maintain the level of oxygen in atmosphere. तो अगर हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन साइकिल का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको मेंटेन करना एलिमेंट के फॉर्म में. ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज यूज अप इन 3 प्रोसेस, नेमली कंब्यूशन, रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ 3 तरीके से होता है. एक तो हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, कंब्यूशन करते हैं, जैसे जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कंब्यूशन के लिए. दूसरा, रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. और तीसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, NO2 हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके फॉर्मेशन में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. यानी इस 3 तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. एंड ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस. पर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का जो तरीका है वो सब एक ही प्रोसेस है, वो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. कि एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन का यूज़ तो कर ले रहे हैं, और वापस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिटर्न करने का जो तरीका है सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. सो एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर. तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और वापस से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इस ऑक्सीजन को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. सो इट फॉर्म देयर वन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल बनती है. सो यू कैन सी दैट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू इसका यूज़ होता है. ओके, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, फिर CO2 प्रोड्यूस होती है, H2 प्रोड्यूस होती है. CO2 और H2O को वापस से किस में यूज़ किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. और वापस से ऑक्सीजन को कार्बनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्लूकोज में चेंज किया जाता है या उसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है चलती रहती है, दैट इज योर बायोकेमिकल साइकिल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एलिमेंट. ओके, so though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, it might be interest to you learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take presence in the presence of oxygen. Okay? अब उसके बाद है आपका ओजोन लेयर. So we also know about the ozone gas. Elemental oxygen is normally found in the form of diatomic molecules. अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन क्या होती है, डायटोमिक फॉर्म में देखने को मिलती है, मीन्स O2 के फॉर्म में देखने को मिलती है. हाउएवर इन द अपर रिचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर के लेयर में अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड. कि एक मॉलिक्यूल है जो इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं. एंड दिस वुड मीन अ फार्मूला ऑफ O3, जिसको हम O3 कहते हैं. एंड दिस O3 इज कॉल्ड देयर ओजोन. ओके, ओजोन गैस है जिसका केमिकल फार्मूला O3 है. अनलाइक द नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज पॉइजनस.
ऑक्सीजन तो क्या होती है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, पर वही ओजोन क्या थोड़ी पॉइजनस गैस है. वी आर लकीली दैट इट इज़ नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस. पर ये जो ओजोन है वो अर्थ के सरफेस पर नहीं पाई जाती, अपर लेयर में पाई जाती है. बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. पर जहाँ पे भी पाई जाती है अपर लेयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन वर्क करती है. इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. इसका मेन काम क्या होता है कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या हार्मफुल रेडिएशंस होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. And this prevents those harmful radiation from reaching the surface of the earth where they may damage many forms of life. इस तरह क्या करती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो रेडिएशन को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से बचाती है और अर्थ के बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को बचाती है. इस तरह रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वॉज गेटिंग डिप्लेटेड. रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि जो ओजोन की जो लेयर है धीमे धीमे डिप्लेट हो रही है, नहीं खत्म हो रही है, खराब हो रही है. अब इसका रीज़न क्या है? तो वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, विच हैव फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल, जो कि बहुत स्टेबल कंपाउंड है, नॉट डिग्रेडेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. और कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये डिग्रेड नहीं होता है, नहीं खत्म नहीं होता है. ओके, सो इट इज़ वेरी स्टेबल. वेर फाउंड टू प्रेजिस्ट इन द एटमोसफेयर. ये धीमे धीमे ये जो CFC एटमोसफेयर में बढ़ते जा रहा है. वंस दे रीच टू द ओजोन लेयर, जैसे ये CFC ओजोन लेयर तक पहुंच जाता है, दे वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल. से तुरंत ही ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है. And this resulted in reaction of the ozone layer, and recently they have discovered holes in ozone layer above the Antarctica. ठीक है, और ये CFC क्या करता है, ओजोन लेयर के साथ ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करके उसको डिकम्पोज कर देता है, खत्म कर देता है. तो धीमे धीमे जो ओजोन की लेयर है वो ख़त्म होते जा रही है. अंटार्कटिका रीजन में खास करके देखने को मिला है. It is difficult to imagine that consequence for the life of the earth if the ozone layer dwindles further. But many people think that it would be better not to take chance. कि अगर धीमे धीमे अगर ओजोन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि जो रेडिएशन है अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगा और रेडिएशन क्या करेगा, लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गन्स को ख़त्म करने लगेगा. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है, और ओजोन लेयर को बचाया जा सकता है बाय द रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ CFC एंड अदर कंपाउंड्स. और CFC और अदर कंपाउंड को हम क्या करते हैं, उनके यूज़ को कम करके या ख़त्म करके हम क्या कर सकते हैं, ओजोन के लेयर को बचा सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ टॉपिक हैज़ बीन योर कंप्लीटेड हियर. थैंक यू.